हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मौर्यन एम्पायर के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य कई दृष्टियों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का प्रथम और अंतिम विस्तृत साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी सीमाओं का जब अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी सीमाएँ पश्चिमोत्तर में हिंदुकुश से लेकर के दक्षिण में आधुनिक कर्नाटक तक और पश्चिम में मकरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। इतना विशाल जो साम्राज्य है उसके विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ है, उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य था, जिसने एक प्रकार से उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आगे बढ़ते रहे। अर्थात इतना विस्तृत साम्राज्य है का निर्माण न तो अंग्रेज कर सके और न ही मुगल कर सके। तो भारतीय इतिहास में एक विस्तृत साम्राज्य में है, प्रथम और अंतिम विस्तृत साम्राज्य के नाम से है मौर्य साम्राज्य जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो भारतीय इतिहास का एक प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सम्राट हुए, राजा सुदास की बात करें, परवणजेवली की या बिंबिसार, जातशत्रु, शिशुनाग, कालाशोक, महाप्रनंदन या धनानंद आदि की बात करें, ये सभी शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता है वो हमें ज्ञात नहीं है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी ऐतिहासिकता न केवल भारतीय ग्रंथों से अपितु विदेशी ग्रंथों से भी चंद्रगुप्त मौर्य की ऐतिहासिकता ज्ञात होती है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो एक तरह से भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास का जब अवलोकन करते हैं तो हमें एक निश्चित तिथिक्रम ज्ञात नहीं होता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अपेक्षाकृत हमें निश्चित तिथिक्रम है वो ज्ञात होता है। तो एक निश्चित तिथिक्रम प्रारंभ हो जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात। तो इस दृष्टि से भी है मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है वो प्रथम भारतीय सम्राट था जिसको किसी विदेशी शक्ति को पराजित करने का श्रेय प्राप्त था। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सबसे पहले है वो किसी विदेशी शक्ति को पराजित करने का गौरव प्राप्त किया, और न केवल विदेशी शक्ति को पराजित किया अपितु सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह भी किया। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का जो श्रेय है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मौर्य साम्राज्य इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के साथ ही है वो भारत का विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की जो परंपरा है या राजदूत भेजने की जो परंपरा है वो एक प्रकार से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सेल्यूकस है उसने सबसे पहले अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसके पश्चात डिमेकस, डायनोसिस आदि जो राजदूत है वो मौर्य दरबार के अंदर आते हैं। तो इस दृष्टि से भी है वो मौर्य साम्राज्य है। कूटनीतिक संबंधों की दृष्टि से भी है, कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की दृष्टि से भी है वो मौर्य साम्राज्य है वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। मौर्य साम्राज्य भारतीय दृष्टि से एक तरह से भारतीय इतिहास में इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मौर्य शासकों ने है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने सबसे पहले भारत में एक कुशल और एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो स्थापित किया। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना प्रभावी था कि न केवल प्रवर्ती इतिहास में अपितु वर्तमान में भी मौर्य साम्राज्य की प्रशासन से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और क्योंकि मौर्य साम्राज्य
एक अखिल भारतीय साम्राज्य था, एक विस्तृत साम्राज्य था और एक समृद्ध साम्राज्य था। इस कारण से है मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों ने है के काल के अंदर है वो एक कलात्मक विकास की दृष्टि से भी है मौर्य साम्राज्य है वो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। और इसके साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर है वो जो बौद्ध धर्म है उसका विदेशों के अंदर भी है वो प्रसार है वो होता है। अशोक है उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो एक विदेशों में प्रसार की दृष्टि से भी मौर्य साम्राज्य एक तरह से का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य है वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। इस मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है इसका जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मगध से अपना शासन है वो प्रारंभ किया। जैसे कि आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य की जो विकास की जो प्रक्रिया है वो हरिंक वंश के शासक बिंबिसार से शुरू होती है। बिंबिसार ने किस प्रकार, आप जानते हैं कि अपने जो एक वैवाहिक संबंधों के द्वारा है एक मगध साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। अंग विजय के साथ ही एक तरह से मगध साम्राज्य की विकास की प्रक्रिया है या विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है बिंबिसार के द्वारा। और बिंबिसार ने किस प्रकार जो कौशल के शासक प्रसेनजित है उसकी बहन महाकोशला के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वो इसके साथ ही जो 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 अवंती के शासक जो लिच्छवी शासक जो चेटक है, चेटक की पुत्री चेलना है उसके साथ किस प्रकार वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसी के साथ साथ जैसा आप जानते हैं कि जो विदेह की राजकुमारी वाष्पी और मद्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा है मगध का विस्तार करने का प्रयास किया। और इस वैवाहिक संबंधों के साथ साथ उन्होंने बिंबिसार ने कूटनीतिक संबंध के द्वारा मगध को एक तरह से एक सुदृढ़ एक सुदृढ़ प्रदेश के रूप के अंदर है वो स्थापित करने का प्रयास किया। बिंबिसार ने है वो अवंती के शासक है। चंद्रप्रद्योत जब पीलिया रोग से पीड़ित हुआ तो किस प्रकार उसने अपने राजवैद्य जीवक को है वो उसकी चिकित्सा के लिए भेजा और अवंती के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया। बिंबिसार के पश्चात किस प्रकार उसके पुत्र अजातशत्रु है उसको भी है एक प्रकार से कौशल और जो वज्जी है उसके साथ वो संघर्ष करना पड़ा। किस प्रकार काशी को प्राप्त करने के लिए है कौशल के साथ संघर्ष करता है और किस प्रकार प्रसेनजित अपनी पुत्री वजीरा का विवाह है वो कौशल के जो अजातशत्रु के साथ कर देता है और किस प्रकार काशी का प्रदेश वापस दहेज के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार किस प्रकार जो अजातशत्रु है वो वज्जी को मगध साम्राज्य में बुलाता है और उसके लिए किस प्रकार अपने मंत्री सुनीत और वश्यकार का सहारा लेता है और किस प्रकार एक नवीन आयुध रत्नमुसल और शिलाकंटक का काम में लेता है। अजातशत्रु के शासनकाल के अंदर है वो महाकश्यप की अध्यक्षता के अंदर किस प्रकार जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका भी आयोजन होता है। अजातशत्रु के पश्चात उदयन है वो शासक बनता है और वो किस प्रकार अपनी राजधानी है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। उसके पश्चात अनिरुद्ध मुंडा को नागदासक बनते हैं। इसके पश्चात हरिवंश के पश्चात मगध साम्राज्य के विकास के अंदर है वो शिशुनाग वंश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो शिशुनाग वंश का महत्वपूर्ण योगदान ये माना जाता है कि शिशुनाग जो था वो जो हरिवंश के अंतिम शासक जो नागदासक है उसकी हत्या करके है उसके स्थान पर है वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको एक तरह से शिशुनाग वंश कहा जाता है। और इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर राजगृह को वापस राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश की महत्वपूर्ण योगदान ये माना जाता है कि शिशुनागों ने एक तरह से है वो अवंती है उसको मगध साम्राज्य के अंदर मिलाया। इसके पश्चात शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वो कालाशोक या काकवन था और जिसके समय में किस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और कालाशोक की हत्या करके किस प्रकार है वो महाप्रनंद है वो एक नई जो राजवंश है उसकी स्थापना करता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था नंद वंश था। तो नंद वंश का जो शासक था संस्थापक था महाप्रनंद था जिसका उल्लेख जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी और जो एक तरह से बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक था
और उसके महापनंदन के पश्चात है वो धनानंद है वो शासक बनता है। और धनानंद के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि जो मकदूनिया का जो शासक है सिकंदर है, उसका है वो भारत पर आक्रमण होता है। लेकिन सिकंदर है वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। और इस समय इसके जो नौसेना का जो प्रमुख था वो नियारकस था, और थल सेना का जो प्रमुख था वो सेलूकस निकेटर था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, और जैसे कि आप जानते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और किस प्रकार सिकंदर से पहले भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें ईरानी आक्रमण या जिसमें ईरान के जो हकमानी वंश है उसके शासक डेरियस ने आक्रमण किया था, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं था। लेकिन जो सिकंदर ने जो आक्रमण किया, जो उसने भारत के जो एक तरह से जो पश्चिमोत्तर भाग है उस पर अपना शासन स्थापित किया, और किस प्रकार उसने जो 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 पोरस है उसको पराजित किया। और पोरस को एक तरह से है जब पराजित होकर के उसके सामने सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो ऐसी स्थिति में सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने आत्मविश्वास के साथ किया कि एक शासक दूसरे शासक के साथ कैसा व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इससे सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने पोरस को अपना सहयोगी बना लिया, और पोरस के सहयोग से है वो एक प्रकार से है वो पोरस है सिकंदर के साथ वो मिल जाता है। जब सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय तक्षशिला के अंदर वो चाणक्य था, वो उसकी जो एक तरह से चिंतित था सिकंदर के आक्रमणों से, क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि व्यास नदी को पार नहीं कर सका था। इसलिए जो चाणक्य है वो एक प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि वो तत्कालीन शासक मगध के शासक धनानंद है उसके पास जाता है, और धनानंद से वो रिक्वेस्ट करता है कि सिकंदर जो के आक्रमण को रोकने का प्रयास करें। लेकिन धनानंद है वो एक प्रकार से वो कहता है कि आप पंडित हैं, पंडित का कार्य करें, और उसका अपमान करता है। और जब अपमान करता है तो ऐसी स्थिति में है वो चाणक्य है वो उस समय एक प्रण लेता है कि मैं धनानंद को है वो गद्दी से हटाऊंगा, और वो पुनः तक्षशिला आ जाता है। और किस प्रकार वो चाणक्य के सहयोग से है वो पुनः है वो एक प्रकार से सबसे पहले जो सिकंदर है उसकी सेना है वो उसके अंदर है वो एक प्रकार से कूटनीति के द्वारा है वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, और सिकंदर है वो वापस आप जानते हैं कि वापस लौट जाता है, और बेबीलोनिया के अंदर 323 ईसा पूर्व के अंदर है वो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जो साम्राज्य है उसका जो 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 भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी है वो सेलूकस निकोटर है, जो सिकंदर का सेनापति था, उसको बनाया जाता है। और अब सेलूकस है वो एक प्रकार से है वो वापस भारतीय साम्राज्य को जीतने का, भारतीय साम्राज्य पर अधिकार करने का प्रयास करता है। और इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक प्रकार से है वो एक 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 तरह से है वो सिकंदर को पराजित वो सिकंदर की सेना है को एक प्रकार से कूटनीति के द्वारा है वो वापस जाने के लिए वो बाध्य कर देता है, और वह जो मगध के शासक धनानंद है उसको पराजित करके है वो एक प्रकार से है वो मगध का शासक बन जाता है। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य के विकास की जो प्रक्रिया है वो हरिंगवंश के शासक धनानंद ने प्रारंभ की थी, हरिंगवंश के शासक बिंबिसार ने प्रारंभ की थी। उस पर मगध पर है अब चंद्रगुप्त मौर्य है उसका शासन स्थापित हो जाता है, जो कि चाणक्य की सहायता से है वो शासन करता है। तो अब इस जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके समय के अंदर है वो एक प्रकार से क्या है कि जो सेलूकस है उसका आक्रमण होता है। सेलूकस है वो भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता है, और जो सेलूकस और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय में के अंदर जो आक्रमण होता है वो जो आक्रमण है वो एक प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेलूकस है उसके मध्य युद्ध होता है, और उसके बीच में उन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप है वो सेलूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो इस प्रकार, और साथ ही है वो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त कर देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि
सेलुकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का न केवल वैवाहिक संबंध होता है, अपितु सेलुकस है से वह एरिया, एरोकोसिया, जेंड्रोसिया और पेलोपोनेसियाई, ये 4 प्रांत है वो प्राप्त करने के अंदर है, वो भी सफल हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो महत्वपूर्ण जो प्रदेश था, जो काबुल और हेरात, जो अफ़गानिस्तान का बलूचिस्तान और जो का जो प्रदेश था, वो एक प्रकार से है वो जो एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक प्रकार से प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो एक प्रकार से सेलुकस के साथ ये युद्ध है वो 305 ईसा पूर्व के अंदर है वो होता है। और इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बंगाल के अंदर है वो चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिलता है, महास्थान अभिलेख, और उस महास्थान अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो 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 चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल पर अधिकार था। और इसी प्रकार यूपी के गोरखपुर है उसमें एक सहगोरा अभिलेख मिलता है, और उस सहगोरा जो अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार था यूपी तक था। और इसके अलावा जो गुजरात के अंदर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया। उसके उसके जो पुष्यकुत वैश्य है उसने एक प्रकार से है वो एक प्रकार से क्या है कि सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया। तो इससे ये सिद्ध होता है जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुजरात पर अधिकार था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत है वो बंगाल का एरिया है, यूपी का एरिया है, गुजरात का एरिया है का महत्वपूर्ण जो प्रदेश है उसके अधिकार के अंदर वो था। तो एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु वो अपने अंतिम समय के अंदर है, जैसा आप जानते हैं कि उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और वो जैन वो जो दक्षिण के अंदर है वो जो श्रवणबेलगोला है वहाँ चला जाता है और वहाँ सलेखना विधि के द्वारा है अपना देह त्याग कर देता है। तो इस प्रकार जैन परंपरा के अंदर सलेखना है वो इसमें जो भोजन का त्याग कर दिया जाता है और उसके द्वारा वो देह त्याग कर लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है के पश्चात है वो बिंदुसार वो शासक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल एक मौर्यों के लिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु उसने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की भी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की, जिसके विषय में हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।